12वीं कक्षा के सभी छात्रों को शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पाठ 9 पद में पहुंच गए हैं और जो महान भक्तिकालीन कवि हैं विद्यापति जी, जिनके द्वारा रचित ये काव्य पाठ है। और आज हम विद्यापति जी के बारे में जान लेते हैं। और ज़्यादातर इस परीक्षाओं में जो है विद्यापति जी के बारे में पूछा जाता है 6 नंबर में, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवियों में आते हैं। तो हम देख लेते हैं विद्यापति जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे किस प्रकार की प्रसिद्धि उनको प्राप्त थी। तो प्रसिद्ध प्राचीन कालीन महान कवि विद्यापति जी का जन्म सन 1323 में मधुबनी जो बिहार में है, उसके बिस्पी नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो विद्वान यानी विद्या और ज्ञान के लिए उस समय प्रसिद्ध परिवार था। जन्म काल के बारे में जैसा कि हमने देखा है कि जो प्राचीन कवि होते हैं, उनके जन्म काल के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं होती है, क्योंकि ये अपने कई बार बता चुका हूँ कि ये अपने जो रचनाओं में है, अपने जन्म के विषय में जो है वो नहीं लिखते थे। और ज़्यादातर जो है ये सूचनाएँ जो है वो हमें जो है उनके काव्यों से, उनके आश्रयदाता राजाओं से, उनके आधार पर हमें पता लगता था कि इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, तो हम ये देखते थे। तो कोई प्रामाणिक सूचना जो है उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो उल्टा हो जाएगा, उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर, यानी उनका रचना का समय क्या रहा, काव्य का, कविताओं का, और आश्रयदाता अर्थात किस राजा के राज्य में आश्रय रहे, सहारा लेकर उन्होंने जीवन यापन किया, यानी किस राजा के यहाँ वे रहे हैं। तो उसी आधार पर जो है, उसी अनुसंधान पर, उसी खोज के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का अनुमान किया गया कि उनकी जो है मृत्यु लगभग इसके आसपास हुई है और जन्म जो उनका यहाँ हुआ है। विद्यापति मिथिला नरेश उत्तर प्रदेश में राजा शिव सिंह के बिहार में ही है, राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र राजकवि और सलाहकार थे। यानी वे राजकवि थे, और क्योंकि प्रत्येक राजा जो है अपने राज्य में एक कवि जो है रखता था, और उसकी सलाहें जो है उसके आधार पर जो है वो अपना राज्य चलाते थे। तो वो थे राजा शिव सिंह, जो मिथिला नरेश थे। उन्हीं के वो अभिन्न मित्र भी थे, यानी विद्यापति जी राजा शिव सिंह के, और राजकवि थे और सलाहकार थे। तो इसके आधार पर जो उनके रचना के विषय में जो है वो पता लगाया गया, अनुमान लगाया गया, पता नहीं कह सकते। प्रमुख रचनाएं हैं उनके कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो पदों में लिखी हुई है। साहित्यिक परिचय की बात करें, अर्थात उनका रचनाओं का क्या रहा, किस प्रकार का व्यवहार उन्होंने अपनी रचनाओं में किया, तो विद्यापति जी आदि काल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि पूर्व कवियों में माने जाते हैं, प्राचीन कवि हैं, आदिकालीन कवि, और भक्ति काल के भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सी रचनाओं में भक्ति की भी, श्री कृष्ण और राधा के भक्ति पद भी इन्होंने लिखे हैं। तो दोनों तरह के कवि जो है कहे जा सकते हैं, अर्थात उन दोनों का जोड़ जो है इस कवि के रूप में, विद्यापति जी को के रूप में देखा जा सकता है। उनकी कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं हैं उनकी। तो पर दरबारी संस्कृति अर्थात राजशाही शासन का के संस्कृति का और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव, यानी कहने का मतलब भाषाओं का मिला-जुला रूप जो है उन काव्य के परंपरा के रूप में प्रभाव पड़ा है। तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है, अर्थात ज्यादातर उनके जो गीत हैं वो पद में हैं, और भक्ति और श्रृंगार जो है उन्होंने उसमें लिखा है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं, यानी यह मिथिला क्षेत्र का जो आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग जो अपने वाणी में जो शब्दों का व्यवहार करते हैं और कोई भी सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो उनके पद जो है उनकी वाणी पर इतने रचे हैं कि वहाँ वो मुहावरे बन गई हैं। अर्थात लोग जो है उनकी मिसाल देकर जो है
पंक्तियों की यानी विद्यापति जी की काव्य पंक्तियों की मिसाल देकर लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पद लालित्य यानी पदों का में सौंदर्य, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन यानी जीवन में अनेक व्यवहार जो एक दूसरे से हम जो है करते हैं, उसके अनेक रंग, विविध रंग इन पदों के मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से जो लौकिक प्रेम है अर्थात सामान्य सांसारिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण उन्होंने किया। स्तुति पदों में यानी जो प्रार्थना पद हैं जिनमें उन्होंने प्रार्थना की है, विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति उन्होंने प्रस्तुत की है। प्रकृति संबंधी पदों में यानी प्रकृति से संबंधित जो उन्होंने पदों की रचना की है, तो उसमें प्रकृति की मनोहर छवि यानी शोभा, जो सुंदरता है, उसकी रचना का अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के वे परिचायक हैं। भाषा विद्यापति बचपन से अत्यंत कुशाग्र, तेज बुद्धि के और तर्कशील व्यक्ति माने जाते हैं थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। उन्होंने संस्कृत अवहट यानी अपभ्रंश यानी प्राकृतिक संस्कृत जो सामान्य ग्रामीण रूप में संस्कृत बोली जाती थी, और मैथिली क्योंकि मिथिला के रहने वाले हैं और मैथिली जो है बिहार में एक सामान्य ग्रामीण भाषा जो है वो बोली जाती है। तो इन 3 भाषाओं में उन्होंने रचनाएँ की हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं का ज्ञान था। ये कह सकते हैं क्योंकि विद्वान पंडित थे और परिवार भी जो है उसमें एक विद्वान परिवार में उनका जो है जन्म हुआ था। तो उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि सन 1900 कह रहा हूँ मैं, सन 1460 में उनकी मृत्यु जो है अ, हो गई थी। अब ये कहाँ हुई इसके बारे में कोई जानकारी जो है नहीं है। वैसे मिथिला नरेश के वो सलाहकार कवि थे तो वहीं उनका मृत्यु भी मानी जाती है। तो ये था इनकी मृत्यु के बारे में। तो हम पदों की व्याख्या जो है क्योंकि कई काम होते हैं तो मैं इसलिए और सिलेबस भी हमारा काफ़ी जो है ठीक है, आगे है और चल रहा है, तो इसलिए मैं आज केवल कवि परिचय ताकि आप इसको साफ-साफ मैंने पॉइंट वाइज़ जैसे समझाया है और इसको पॉइंट वाइज़ इसको बनाया है, तो वैसा का वैसा आपको इसको लिखना है और याद करना है। आज इतना ही काम रखेंगे और फिर शब्दार्थ जो है हमें इस पदों के 3 पद हैं इसमें विद्यापति के इसमें काव्य पाठ में, तो तीनों पदों के शब्दार्थ आपको याद कर लेने हैं, ताकि मैं जब इनकी व्याख्या करूँ और आपको समझाऊँ तो आपको प्रत्येक बात जो है अच्छी तरह समझ में आए, तो उसको एक बार आपको पढ़ भी लेना है अच्छी तरह से। तो विद्यापति जी के काव्य पाठ को जैसा भी आपको पुस्तक में दिया गया है उसको एक बार पढ़ लो और उसके जो शब्द हैं, उनके अर्थों को एक बार आप देखना है और फिर मैं उसको समझाऊँगा। आज इतना ही रखना है। ओके।